हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहारी स्कूल पर। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती और साथ ही साथ उनके बहुत बड़े फॉलोअर लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो हम दोनों महापुरुषों को सत सत नमन करते हैं उनकी जयंती पर और हमें गर्व है कि हमारे इस धरती पर, भारत माँ की पावन भूमि पर इन जैसे महावीरों का जन्म हुआ। अब हम लोग दोस्तों एक श्रृंखला इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं आपके साथ हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिसका नाम है एक अलग नज़रिया। इस श्रृंखला में हम दोस्तों सभी जो भी ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमें लगेगा कि एक समाज के लिए एक अलग नज़रिया उस पर रखना ज़रूरी है, उसके लिए हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज पहला हमारा दिन है और आज 2 अक्टूबर है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं गांधी जी पर एक अलग दृष्टिकोण से उनको देखने की कोशिश। उनको एक अलग दृष्टिकोण, यानी कि एक सिंपल लड़के की तरह, एक सिंपल बचपना जो होता है बच्चे का, उसकी तरह उनके जीवन में कौन कौन सी विविधताएँ आई उनको देखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम लोग जो सफ़र देखते हैं उनका दक्षिण अफ्रीका से लेकर हमारे संविधान बनने तक, मतलब कि 1947 तक और आज़ादी तक, वो उसका हम लोग एक अलग तरह के नज़रिए के साथ उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो आज अभी पहला जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके बचपन के बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका जन्म हम लोग को पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर हुआ। अब पोरबंदर नामक स्थान जो है बहुत बड़ा शहर नहीं था, बहुत बड़ा मतलब कि राज्य नहीं था उस समय, एक छोटा सा प्रांत था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में, जहाँ पे कि इनका जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो इंट्रोडक्शन होता है, शुरू होता है किसी भी लड़के का, वो बचपन में कोई उसकी एक कौड़ी की औकात नहीं होती है। जो भी एक पहचान होती है वो एक परिवार से होती है या माता पिता के। तो उनके माता पिता के प्रति भी हमारे नज़रिया एक अलग होना चाहिए, क्योंकि सबके माँ बाप उनके लिए भगवान के रूप में ही होते हैं। तो उनके जो पिताजी थे करमचंद गांधी, उनका जो स्टेटस है वहाँ पे पोरबंदर में एक मुखिया के रूप में, मतलब कि एक सीएम के रूप में, उस समय के दीवान के रूप में आता है। उसके अलावा जो उनकी माताजी हैं, उनकी माताजी बहुत ही सिंपल, इतने बड़े मतलब कि दीवान, और मतलब कि आज का सीएम आप देख ही रहे हैं, और उस समय का दीवान बहुत ही बड़ा पद होता था, लेकिन उसके होते हुए भी बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीने की वो कोशिश करती थी और हमेशा उसमें सफल रही। उन्होंने अपने जो दिनचर्या थी उनको 2 भागों में बांट दिया। एक तो एक धार्मिक कामों में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया, और दूसरा कि उन्होंने इस चीज़ को एक जो समय था वो अपने परिवार के लिए उन्होंने रिजर्व किया अपने समय को। तो एक तरह से देखने में आता है कि इनकी माता की जो सादगी है, तो कहीं ना कहीं से जेनेटिक कुछ चीज़ें आती हैं आपके जो पर्सनालिटी में होता है। तो गांधी जी के साथ ऐसा ही कुछ था। उतने बड़े बाप के बेटे होते हुए उनकी माँ जो हैं, उनके पति जो दीवान हैं, फिर भी इतना सिंपल ज़िंदगी जी सकती हैं। तो उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट गांधी जी पे था, और गांधी जी भी अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया, और कहीं ना कहीं उनके बचपन पे जो हमारे बचपन पे एक सामाजिक और धार्मिक जो इफ़ेक्ट होता है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो हिंदू या मुस्लिम या इन सब धर्मों का, या मतलब कि जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही बौद्ध पे जो इफ़ेक्ट था वो 2 धर्मों का था। जो गांधी पे इफ़ेक्ट था वो 2 धर्मों का था। एक था जैनिज़्म और एक दूसरा था वैष्णविज़्म, मतलब कि वैष्णवी संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय में क्या था कि विष्णु की पूजा होती थी, और वैष्णव संप्रदाय हमेशा से नॉन वायलेंस को, मतलब अहिंसा को हमेशा से उसने स्थान दिया। और जैनिज़्म में तो हम लोग को पता ही है, वहाँ पे खेती करना भी मना था। मतलब खेती करना इसलिए मना था क्योंकि कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि ये जो अहिंसा का जो एक गांधी जी में एक विचार आता है, ये बहुत बाद का विचार नहीं है, ये बचपन का ही इफेक्ट है। क्योंकि अब जैनिज़्म में आप पलते बढ़ते हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके अंदर अहिंसा का जो है एक रूप, वो आपके अंदर आ ही जाता है, और वो बड़ा होकर भी आपके साथ रहता है। तो इस तरह से हम लोग इनका बचपन देखते हैं। उसके अलावा इनकी जो हम पढ़ाई देखते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कि इनकी पढ़ाई, अगर दीवान थे पापा तो बहुत ज़्यादा बड़े स्कूल में या ऐसा कुछ, इनका भी जो पढ़ाई था ये प्राथमिक विद्यालय में ही हुआ है, एक मतलब कि निम्न स्तरीय प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पे कि बच्चों को धूल से लिखवाया जाता था। जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो धूल से, मतलब उंगली से और धूल पे लिखवाया जाता था।
ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनको ये मतलब कि सुविधाएं नहीं मिली हैं पढ़ाई लिखाई में भी। और ऐसा भी नहीं है, एक सोच और बदल लिए जाए, एक और नज़रिया जो हम लोग का एक श्रृंखला का है कि एक अलग नज़रिया, एक नज़रिया और रखना ज़रूरी है कि ये कोई बहुत बड़े विद्वान या ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़े पढ़े लिखे या मतलब कि पढ़ने में एकदम बिरला मतलब स्टूडेंट थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिंपल से स्टूडेंट थे जो कि ऑन एवरेज मार्क्स लाता है, ना क्लासरूम में बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा स्थान रखते थे, अव्वल नंबर मतलब कि पाते थे, और ना ही खेल के मैदान पे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत विशेष बात है, जो कि इनके आगे पर्सनालिटी में आप व्यक्तित्व में देखेंगे, इनके टहलने की क्षमता। मतलब कि ये अकेले ही वॉक पे निकल जाते थे, बहुत लंबे लंबे वॉक पे निकल जाते थे। इनको मतलब टहलने का बहुत बड़ा शौक था, एक हॉबी जो कहते हैं ना। आज हम लोगों की हॉबी क्या है कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो खेलने का शौक होता है, या मतलब कि कुछ भी मतलब कोई भी शौक होता है। लेकिन इनका जो शौक था कि खेलते वेलते नहीं थे, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े वॉक पे निकल जाते थे। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, यही नज़रिए की मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा जब ये दक्षिण अफ्रीका से यहाँ तक आ जाते हैं। मतलब दक्षिण अफ्रीका में भी आप देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तब पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और पैदल ही बहुत ज़्यादा भ्रमण करते हैं। जब चंपारण आएंगे, जब बिहार आएंगे, तब भी आप देखेंगे पैदल ही पूरा भ्रमण करते हैं चंपारण का। और उसके साथ साथ जब आप दांडी मार्च देखेंगे जब 1930 में, और सब जगह आप देखेंगे, दांडी मार्च में भी देखेंगे बहुत बड़ा उन्होंने बहुत बड़ी यात्रा की, दांडी तक की यात्रा की साबरमती से। तो इस तरह से ये चीज़ इनके पर्सनालिटी में शुरू से ही था। यही मैं बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इनके जो पर्सनालिटी में जो अहिंसा है, जो सत्य है, या जो टहलने की क्षमता है, या टहलने की जो शौक़ है, टहलने का शौक़ है, ये आगे जाके डेवलप नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं यहीं से डेवलप हुआ है, शुरू से ही डेवलप हुआ है, बचपन से ही डेवलप हुआ है। उसके अलावा इनका जो सिंपल सा यही कि धीरे धीरे होते होते फिर मैट्रिक इन्होंने पास किया, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। ये उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास करके उसके बाद इन्होंने सिंपल सा ग्रेजुएशन किया। तो उसके बाद जब मैट्रिकुलेशन इनको सर्टिफिकेट मिल गया, तो इसके बाद एक दौर शुरू होता है इनका ग्रेजुएशन करने का। तो ग्रेजुएशन में जब ये जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब आदमी कॉलेज से मतलब कि जब मैट्रिक पास कर जाता है, उसके बाद उसमें कुछ बुराइयां आ जाती हैं। मतलब यही बात है कि इसको एक उस ढंग से देखने की ज़रूरत नहीं है, गांधी जी हैं तो ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि हम लोग जब जवान हुए, जब हम लोग बचपन से एक जवानी के दौर में आए, तो हम लोगों ने कुछ गलतियाँ की, कुछ अनुभव लिए हम लोगों ने भी। तो उन्होंने भी ऐसे ही कुछ, जैसे कि उन्होंने भी धूम्रपान किया, उन्होंने भी मतलब जो होता है जवानी की जो चकाचौंध होती है, जो उसमें कुछ गलतियां होती हैं, वो उन्होंने भी किया। तो इस चीज़ को लेके चलना है कि वो भी एक हाड़ मांस से बना हुआ एक व्यक्ति ही था जो कि ऐसा मतलब कि ऐसा कर सकता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट मतलब कि अपवाद में नहीं लेना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी जवानी में भी कुछ गलतियाँ रहीं। उसके बाद ये ग्रेजुएशन करके जब एक ऐसा समय भी आता है जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु होने के बाद इन पे थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी विपदा आती है, और इनके भविष्य पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये अब आगे जाके क्या करेंगे। तो इनके मन में एक विचार आता है। अब युवाओं के मन में बहुत सारे विचार होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनको कुछ डिसीजंस जो हैं अपने फेवर में नहीं लेनी पड़ती हैं, जब बल्कि परिवार को देख के लेना पड़ता है। तो इन पे भी एक ऐसा ही दबाव आता है, एक सिंपल लड़के की तरह, कि इनको बोला जाता है कि आप अगर दीवान के बेटे हैं, अगर आपको एक अच्छी पदवी चाहिए, अगर अच्छा पद चाहिए अभी भी पोरबंदर में, तो आपको डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा। इनकी इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने, लेकिन आपको एक डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा, आपको एक बैरिस्टर बनना पड़ेगा, एक वकील बनना पड़ेगा। इनके पास ये कंडीशन आता है। तो अब ये इस चीज़ को मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक साधारण लड़के की तरह इनके पास भी कुछ परेशानियाँ आई, जिसके कारण इनको बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ जाना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा। और इंग्लैंड में जाकर इन्होंने टॉप जो 4 मोस्ट कॉलेजेस हैं, उनमें से एक इनको मिलता है टेम्पल कॉलेज वहाँ पे मिलता है, जहाँ से इन्होंने लॉ किया। और उस दौरान भी उन्होंने इंग्लैंड में जाकर बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब इंग्लैंड में जाएंगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जैसे मतलब अगर यंग लड़के अगर इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ के चकाचौंध को देख के उसमें खोने की कोशिश करते हैं, उनकी संस्कृतियों को देखकर उनमें खोने की कोशिश करते हैं। पार्टी वगैरह, पब वगैरह जाना और ये सब चीज़ें करना, ये गांधी जी ने भी किया। वहाँ पे गए तो उनके संस्कृति में, उनके कल्चर्स में मतलब पब जाना,
डिस्को जाना, सूट पहनना और उनकी तरह ड्रेसअप करना, बोलना, और ये सब सारी चीज़ें उन्होंने इस चीज़ को ये किया, अडॉप्ट करने की कोशिश की। लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें समझ में आ गया कि ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है। और उनका एक घुमाव वहाँ से आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है इनकी ज़िंदगी में, कि इनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आता है कि उस समय वहाँ पे जो विचारक होते हैं, एनी बेसेंट हैं और भी दो चार विचारक हैं, उनका बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि इनका जो एक राजनीतिक जो पर्सनालिटी जो उभर कर आती है, वहीं से उन्होंने बहुत कुछ सीखा इंग्लैंड से। और ये एक चीज़ सीखने की है कि आप गए हैं इंग्लैंड गए, आपने सब कुछ अनुभव किया, लेकिन आपने सीखा क्या? तो सीखा आपने क्या? तो एनी बेसेंट से और अच्छे अच्छे विचारकों से उनकी राजनीतिक चीज़ों को सीखा। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे पहली बार गीता वहाँ पे एम्स्टर्ड कुछ करके ऐसे कुछ एक लेखक हैं, उन्होंने गीता लिखा था, गीता का मतलब कि अनुवाद किया था, वहाँ पे पहली बार उन्होंने गीता पढ़ा। तो इससे मालूम होता है कि उनकी रुचि जो है धीरे धीरे अब किसकी तरफ बढ़ रही है? विचारकों की तरफ बढ़ रही है। तो इससे वहाँ पे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। तो अभी तक हम लोग ने देख लिया कि सत्य, अहिंसा और घूमने की क्षमता और सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलप होती जा रही हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि वो बाद में जाके जब वो राजनीतिक में इन्वॉल्व होते हैं तब ये सब चीज़ें उन्हें मिलती हैं, उनके पास पहले से ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो अचानक से फिर वो अपना ये करके वकालत ये क्लियर करके उसके बाद आते हैं इंडिया आते हैं। तो फिर एक विपदा आती है इनके सामने, इनकी माता गुजर गई होती हैं। इसी बीच माता गुजर गई होती है, इनको पता नहीं होता है। यहाँ पे आते हैं तो इनके पास एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। फिर ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं अपना वकालत का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं गांधी जी। उसके बाद इनका एक और ये होता है कि ये जब पहली हेयरिंग करने जाते हैं मुंबई कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है इनके साथ कि इनको ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी चीज़ के लिए, दलील के लिए मैं किसी चीज़ के लिए झूठ बोलूँ। तो इनको अच्छा नहीं लगता है और वो वकालत वहीं पे छोड़ देते हैं और कुछ पार्ट टाइम जॉब करके वो प्राथमिक स्कूल में भी कुछ समय तक पढ़ाते हैं। तो एक चीज़ मैं इतना बताने का मतलब यही है कि इनका भी जो लाइफ है एक सिंपल लड़के की तरह, और बहुत सारी कठिनाइयों के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस लेते हुए इन्होंने बहुत कुछ सीखा उस दौरान। उसके बाद ये चले जाते हैं, हम लोग को पता है, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दादा अब्दुल्ला इनको एक वकील के रूप में ही इनको भेजते हैं वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, उनके केस कुछ लड़ने के लिए, 1.5 साल के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोड़ आता है इनकी ज़िंदगी में। और इनकी ज़िंदगी में मोड़ आता है तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले इनके साथ जो घटना घटती है, ठीक है, इनके साथ जो घटना घटती है वो है डरबन के कोर्ट में इनको बोला जाता है कि आप पगड़ी अपनी उतार दीजिए। ये टर्बन जो भारतीय किसान होती थी उसको उतार के रख दीजिए। वो वहाँ पे मना कर देते हैं और मना करके और कोर्ट से बाहर निकल आते हैं, उसके बाद इनके साथ होता है कि ये जब जा रहे होते हैं मतलब कि कहीं जा रहे होते हैं, तब तक पिट्सबर्ग एक स्टेशन आता है और वहाँ पे उठा के उनको मतलब कि गोरों के मतलब श्वेतों के द्वारा इनको उठा के फेंक दिया जाता है ट्रेन के बाहर पिट्सबर्ग स्टेशन पे। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनको बहुत बड़ा झटका लगता है। इनका जो आत्मसम्मान होता है उस पर बहुत बड़ा प्रहार होता है और बहुत बड़ा झटका लगता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है तो मतलब कि और भी भारतीयों के साथ हो रहा होगा। तो नज़रिया ये है मेरा यहाँ पे बोलने का कि आप सिंपल सा बैरिस्टरी कर चुके हैं और बैरिस्टरी करके आप चले गए हैं कहाँ पे, आप इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से आपको दक्षिण अफ्रीका भेजा गया है और दक्षिण अफ्रीका आप जाके अपना काम करके वापस आ सकते थे। लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लगा कि भारतीयों के साथ ये गलत हो रहा है और इन्होंने अपनी जो यंग एज है, शायद 25 के साल में ये गए थे वहाँ पे, और 25 वर्ष में इन्होंने इस चीज़ को बखूबी ये किया और अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश की और भारतीयों को उठाने की जो मतलब भारतीयों के साथ जो अन्याय हो रहा था उनको ख़त्म करने की कोशिश की। और यहीं से इनका पहला जो प्रयोग होता है सत्याग्रह का प्रयोग यहीं से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने बिना इसके मतलब कि किसी भी चीज़ का इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इनका कोई स्वार्थ नहीं था,
लेकिन इन्होंने इस चीज़ को उठाया, इस मामले को, और ब्रिटिश सरकार के सामने रखा और उनसे लड़ा, बखूबी लड़ा। वहाँ पे नटाल कांग्रेस की भी स्थापना की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे की, हम लोग बखूबी जानते हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस बताने का यही नज़रिया है मेरा कि वहाँ पे इन्होंने किस तरह से अपने आप को, मतलब कि अपनी चीज़ों का, अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और दक्षिण अफ्रीका के प्रॉब्लम्स को टैकल किया। दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभव का सफ़र करने के बाद और बहुत सारे, मतलब कि सत्याग्रह का प्रयोग और बहुत सारे संगठन, मतलब नटाल कांग्रेस का हम लोग स्थापना देखते हैं। उसके अलावा ब्रिटिश सरकार से अच्छी खासी मतलब कि उनका विरोध करने के बाद और अपना हक मांगने के बाद और भारतीयों को हक दिलाने के बाद अब आते हैं जब गांधी जी भारत, तो भारत सबसे पहले वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, उनके राजनीतिक गुरु, जो कि उनको बोलते हैं, वो तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। एक मैंने बोला था कि ये नज़रिया बदलने की बात है कि उनको टहलने का बहुत बड़ा शौक़ था, तो ये शौक़ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है यहाँ पे। और गोपाल कृष्ण गोखले पहले बोलते हैं कि आप सबसे पहले भ्रमण कर लीजिए पूरे भारत का, और उसकी जो मतलब चीज़ें हैं, चाहे मतलब सामाजिक बुराइयाँ हैं, चाहे राजनीतिक बुराइयाँ हैं, चाहे मतलब ब्रिटिश सरकार किस तरह से हम लोगों का शोषण कर रही है, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। तो इस संदर्भ में वो भ्रमण स्टार्ट कर देते हैं भारत का, और उसी दरमियान हमारे बिहार से जाते हैं मतलब राजकुमार शुक्ल उनके पास जाते हैं, जब बहुत बड़े नेताओं, मतलब कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से मिलकर, मदन मोहन मालवीय आदि से मिलकर जब वो थक जाते हैं और उनको कोई रिस्पांस नहीं आता है, कि राजकुमार शुक्ल बोलते हैं कि बिहार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है नील बगान की खेती की, चंपारण में अपने। तो यहाँ पे गांधी जी की भूमिका मतलब देखने लायक है। लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने क्या किया है, लेकिन सबसे पहली भूमिका जो सब बड़े बड़े नेता उनको इग्नोर कर देते हैं रामकृष्ण शुक्ल को, तो गांधी जी उनके साथ बिहार आते हैं और बिहार आकर नील बगान की खेती में जो मतलब कि शोषण हो रहा होता है तिनकठिया पद्धति के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों का, वहाँ पे ये आते हैं और आकर पूरा भ्रमण करते हैं चंपारण का भ्रमण करके सबसे पहले ये इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करते हैं और बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो तिनकटिया पत्ती है हटनी चाहिए, और जो टैक्सेस लगाए गए हैं नील बगान की खेती के लिए और ज़बरदस्ती जो खेती कराई गई है इसको हटाना चाहिए। तो इस चीज़ का हक जो दिलाते हैं वो गांधी ही दिलाते हैं। गांधी का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे हमारे बिहार में। तो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि गांधी ने सबसे पहले जो है चंपारण में सत्याग्रह करके, और इतना ही नहीं, यहीं से जो सबसे पहला आज जो मोदी जी हमारे ये 2014 से चलाए हुए हैं अपना स्वच्छ भारत अभियान का जो संदेश लेके चल रहे हैं, ये चंपारण में आकर ही सबसे पहले जब भ्रमण करते हैं गांधी जी, और वो बोलते हैं गंदगी को देख के कि ये गंदगी जब तक साफ़ नहीं होगा मतलब गांव से, ये गंदगी साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य और गंदगी का बहुत बड़ा और मानसिकता का बहुत बड़ा संबंध है यहाँ पे। तो इस चीज़ को और खुद से ही शुरू कर देते हैं सफाई वहाँ पे, तो लोगों में जागरूकता आती है और लोग मतलब कि स्वच्छता को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट भारत के राजनीति पे, और अपने दम पे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था भाई, कुछ ना कुछ तो आपको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं था, कोई ना कोई प्रभाव था कि लोग उनसे प्रभावित थे, कि एक आवाज़ पे, एक आह्वान पे सारे लोग उनके पीछे दौड़ पड़ते थे। उसी का एक बहुत बड़ा मिला जुला स्वरूप देखते हैं कि जब मुस्लिम लीग भी इनके साथ आता है एक समय पे 1917-18 के करीब, फिर रॉलेट सत्याग्रह के समय जब ये आंदोलन करते हैं, और तो 1920 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन जब गांधी शुरू करते हैं, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक बार 1857 में हम लोग देखते हैं कि मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ते हैं, और एक 1920 में, मतलब ये गांधी जी का ही प्रभाव था कहीं ना कहीं, कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लड़ते हुए, एक मंच पर लड़ते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देखते हैं। उसके बाद ये नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला। उसके बाद जब चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ये असहयोग आंदोलन ये वापस ले लेते हैं, तो इसके पीछे भी लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। तो इसके पीछे भी नज़रिया उनका अलग था। इनका कहना था, गांधी जी का एक ही चीज़ कहना था कि एक तो पहला कि अहिंसा में ये पहले से विश्वास रखते थे, बचपन से ही विश्वास था, क्योंकि जैनिज्म को ये फॉलो करते थे। और दूसरी चीज़ ये बोलते थे कि कोई भी आंदोलन जो है बहुत लंबा खींचेगा तो फिर उसमें जो है शिथिलता आने लगती है, मतलब कि वो धीरे धीरे उसके अपनी जो है मान्यता खो देता है।
कुछ उग्रवादी हमारे वीर सपूत मतलब कि इसमें इसके विरोध में थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, मतलब सबका नाम आता है, लाला लाजपत राय का नाम आता है। उन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और गांधी जी ने इस चीज़ को बिल्कुल स्वीकार किया। लेकिन अंततः आप देखेंगे एक नज़रिया यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। हमारा जो श्रृंखला यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक नज़रिया जो है ये भी कि भगत सिंह ऐसा नहीं थे। शुरू में ज़रूर कंट्राडिक्शन था गांधी जी के साथ, लेकिन भगत सिंह ने भी लास्ट में अंततः आप देखेंगे तो वो हिंसा को उन्होंने बहुत सारी मतलब कि उन्होंने हत्याएं की, लेकिन लास्ट अंततः जाते जाते उन्होंने एक ही संदेश देने की कोशिश की कि बहरों को सुनाने की ज़रूरत है, मारने की ज़रूरत नहीं है। ये बहरे हो गए हैं अंग्रेजी सरकार, तो उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका। बॉम्ब फेंकने का मतलब वो नहीं था, मारने का मतलब होता तो पूरा असेंबली को उड़ा सकते थे और सारे के सारे लोग मारे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको मारा नहीं, सिर्फ बॉम्ब फेंका और फिर वहाँ पर गिरफ्तारी भी दी, उनके पास भागने का भी मौका था। तो भगत सिंह को एक लेके लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने क्यों नहीं उन्हें छुड़वा दिया। अरे गांधी जी ने छुड़वा नहीं दिया, गांधी जी का एक तो सिद्धांत शुरू से ही अहिंसा का, उन्होंने कभी हिंसा का सहारा लिया नहीं। दक्षिण अफ्रीका में इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, उन्हें पीटा गया, तब भी उन्होंने एक थप्पड़ तक किसी को नहीं मारा। तो यहाँ पे आके वो कैसे कह सकते थे कि नहीं, इन्होंने अगर हिंसा की है, इन्होंने हत्या की है तो इनको बचा लिया जाए। ऐसा कभी गांधी जी कर ही नहीं सकते थे। दूसरी बात कि भगत सिंह का भी एक कहना था कि हमने अपनी गिरफ्तारी दी है किस लिए, एक संदेश पहुंचाने के लिए, युवाओं में एक संदेश पहुंचाने के लिए। हमें मतलब रिहा नहीं होना था, अगर रिहा होना था तो वो भाग भी सकते थे, लेकिन उन्हें रिहा होना ही था। एक संदेश पहुंचाना था युवाओं को कि हमने अपनी कुर्बानी दी है किसके लिए, देश के लिए, तो आप लोग भी अपनी कुर्बानी दीजिए। हिंसा कोई वो रास्ता नहीं है, लेकिन अपनी कुर्बानी देके आप एक ये कर सकते हैं, कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोग फांसी चढ़ाएंगे अंग्रेज़। तो इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का संदेश देने की कोशिश किया और गांधी जी का यहाँ पे कोई दोष मुझे नहीं दिखाई देता और हमें भी पता है कि आप लोगों को भी ये बिल्कुल पता है। तो आगे फिर गांधी जी धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसके बाद कंट्राडिक्शन बहुत सारा बढ़ते जाता है। जवाहरलाल नेहरू के साथ भी होता है। जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे साम्यवाद का ये करने लगते हैं, मतलब कि समर्थन करने लगते हैं। वहाँ भी गांधी जी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि गांधी जी को पता था कि इन लोगों को सबको लेके चलना, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जितने भी हमारे युवा नेता हैं, लाल बहादुर शास्त्री, उन सबको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी यहाँ भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाते हैं, किसी का समर्थन नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप लोग व्यवस्थापिका में भी जाइए, आप लोग चुनाव भी लड़िए, आप लोग साम्यवाद का साथ भी दीजिए। सुभाष चंद्र बोस को भी कभी उन्होंने मना नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस का एक अलग व्यू आता है कि हम जापान का साथ देते हैं, हम जर्मनी का साथ देते हैं, हिटलर का साथ देते हैं, लेकिन गांधी जी ने कभी इस चीज़ का अपोज नहीं किया, खुले तरफ अपोज किया, लेकिन इस चीज़ को मना नहीं किया कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखने को मिलता है कि गांधी जी ने सबका साथ दिया और किसी से भी कभी भी, अम्बेडकर के साथ भी बैर हुआ, लेकिन कभी भी उस रूप से नहीं कि मतलब मतभेद था, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ किसी के साथ। तो गांधी जी के प्रति ये नज़रिया रखना ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं जब 1942 में गांधी जी का ही इफेक्ट था, भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो। इसका भी एक अलग ही लोग व्यूज ले जाते हैं कि लास्ट में तो आप आ ही गए हिंसा पे। अरे हिंसा पे नहीं आए गांधी जी, करो या मरो। करो या मरो मतलब क्या कि अब देश के लिए कर जाइए, ठीक है, कर जाइए, या मतलब कि उसके लिए मर जाइए और मारते मारते लाठी टूट जाए, मारते मारते लाठी टूट जाए। इतने लोग मतलब आंदोलन में भाग लें इस बार, भारत छोड़ो आंदोलन में, कि अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएं, ये कहने का मतलब था। ये कभी मतलब नहीं था कि नहीं आप भी अगर वो लाठी मार रहे हैं तो आप भी लाठी मारिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो गांधी जी का नज़रिया था वो हमेशा से ही कुछ अलग रहा है। इस चीज़ का सुभाष चंद्र बोस ने भी लास्ट में ऑल इंडिया रेडियो से इन्होंने ये किया, प्रकाशन किया कि गांधी जी को इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपिता कहा, फादर ऑफ आवर नेशन कहा। सुभाष चंद्र बोस ने, समझ लीजिए सुभाष चंद्र बोस कितने मतलब नास्तिक थे और मतलब कि ये थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी जी की शक्ति को माना लास्ट में और उनको राष्ट्रपिता कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा है। तो कहीं ना कहीं सब पे प्रभाव छोड़ा गांधी जी ने। और मुझे लगता है कि मैंने उनके विचारों को करीब आपके सामने एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए के साथ, जो आपके मन में रहता है हमेशा क्वेश्चन, चाहे मतलब वो भगत सिंह के फांसी को लेकर हो, चाहे वो करो या मरो नारा को लेकर हो, या मतलब कि उनकी अहिंसावादी प्रवृत्ति को लेकर हो, चाहे मतलब कि सत्य की बात को लेकर हो, तो उन्होंने भारत के लिए गांधी जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। आप जाके देख सकते हैं, अभी हम लोग इधर रहते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन चंपारण की तरफ आप जब भी यात्रा करेंगे तो आपको दिखेगा चारों तरफ सिर्फ गांधी सब दिखेंगे और उनका प्रभाव दिखेगा उस चंपारण शहर में, स्वच्छता दिखेगी आपको।
तो बहुत बड़ा प्रभाव है। और आज भी जो है हमारी सरकार उसी पे काम कर रही है। सबसे बड़ी योजना जो चलती है महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना चलती है, एनजी नरेगा, चाहे स्वच्छ भारत अभियान, चाहे निर्मल गंगा योजना, सब कुछ सारा जो चीज़ें हैं, और ग्राम पंचायत को आज जो मजबूत करने की बात हो रही है, वो सब सारी चीज़ें जो है महात्मा गांधी ने ही दी है। तो ये एक अलग दृष्टिकोण हो जाता है गांधी जी को जानने का। और बाकी हम लोग जो आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि हमने गांधी जी को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और आज भी वो उतने ही रिलेटेबल हैं जितने कि पहले थे। तो ये सब सारी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी से मिली हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। मेरा यही मकसद था लास्ट में कि हम क्या सीख ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख ले सकते हैं। सत्य अहिंसा से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और बाकी स्वच्छता तो रखना ज़रूरी है ही, और उसके अलावा हमें सामाजिक न्याय की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और मानव सेवा की ओर बहुत ध्यान देना है। ठीक, नमस्कार।